हम अब डॉक्टर मनीषा प्रेम जी को सम्मान के साथ वक्तव्य के लिए मंच पर आमंत्रित करते हैं कि वे मंच पर आएं और अपने विचारों से हम सबका मार्गदर्शन करें। डॉक्टर मनीषा प्रेम। नमस्कार। इस मंच का बहुत आभार। इस प्रांगण से मैं अनभिज्ञ नहीं, क्योंकि मेरे अध्ययन का लंबा समय यहाँ गुजरा है, लेकिन ये मंच नया है। इंद्रप्रस्थ अध्ययन केंद्र के तत्वाधान में आयोजित इस सभा का, इस मंच का और सभा में उपस्थित सभी गणों का, सभी लोगों का मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करती हूँ। मंच का आभार विनोद शर्मा विवेक जी, जगदीश राय जी, मूलचंद जी, अजय कुमार सिंह जी, मुकेश जी, नवीन जी, रवि कुमार मिश्र जी, श्री शक्ति सिन्हा जी, मंच पर विराजमान श्री विनय प्रभाकर सहस्रबुद्धे जी, अध्यक्ष होने वाले थे आप श्री शक्ति सिन्हा जी, आप सभी का श्रीयुत संबोधन और आज सहभाषी बनाने के लिए इस कृपा का धन्यवाद। लेकिन नेहरू स्मारक पुस्तकालय और संग्रहालय की निधि में आज यह बहस आसीन हो, यह बहस जो उस नीति का एक अग्रिम अनुरोध है, जिस नीति का सार कुछ शब्दों में, कभी कभी अंग्रेजी मिश्रित इसलिए करूंगी कि यह नीति वास्तव में मूल रूप से अंग्रेजी में ही लिखी गई और जिस हद तक मैं हिंदी बोल सकती हूँ उस हद तक बोलूंगी। लेकिन एनपीई नई शिक्षा नीति के ड्राफ्ट 2019 के अग्रिम शब्द ये हैं और वो एक सोच का सार है। एन इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम, उस सोच की चर्चा जो समता मूलक हो, जीवंत हो, प्राण संचारित हो, धारणीय शिक्षा की परिकल्पना, और धारणीय शब्द को अंग्रेजी में सस्टेनेबल कहा जाता है। और आप सभी जानते हैं कि शिक्षा में कमी हो, हेल्थ में कमी हो, कहीं वर्षा ज़्यादा हो, कहीं विपत्ति ज़्यादा हो, कहीं आंधी तूफान आए, सबके लिए आज जो वैश्विक स्तर है उसके पॉलिसी बनाने वालों के पास एक शब्द है, सस्टेनेबल। तो ये शिक्षा नीति भी अपने आप को कहता है कि वैसी सोच परक चर्चा जो समता मूलक हो, जीवंत हो, प्राण संचारित हो, धारणीय हो, वो परिकल्पना, उसको दृश्य श्रव्य साक्ष्य स्वरूप देने का काम इस शिक्षा नीति का है। मतलब केवल सोच ही नहीं, वैसी सोच जो एक परिकल्पना में उसका स्वरूप जो है बदल सकता है। परिकल्पना जो है वो दृश्य श्रव्य साक्ष्य एक स्वरूप धारण कर सकती है, और स्वरूप धारण करके विश्व का जो ये राष्ट्र सबसे बड़ी जन संपदा का धरोहर बनने वाला है, उसका हर एक बच्चा, हर एक व्यक्ति जो शिक्षा से अपने आप को संबंधित समझता है, वो इन्हीं श्रेणियों से, इसी सोच की छत्र छाया से गुजरेगा। तो ये परिकल्पना इतनी मजबूत है कि इस बार आपकी सरकार ने, हम लोगों की सरकार ने, जब दूसरी बार राष्ट्रपति भवन के फोरकोर्ट में जब शपथ ग्रहण किया गया, उस वक्त तक ये पॉलिसी जो है वेबसाइट पे आ गई थी। तो इतनी महत्ता है इसकी। वास्तव में दिशा निर्देश देना, नीति के व्यवहारिक अंग, इन सब पर बात, उचित सोच हो, सही बहस हो, ये बहुत आवश्यक है। और मैं एक बात आपको बताऊं कि ये तो वेबसाइट पे अवेलेबल है, और मैं तो क्या, अभी तो कुछ ही परिचय हुआ है, कई लोगों से मैं मिल चुकी जो मुझसे काफ़ी सीनियर लोग हैं, अनुभव रहा है शिक्षा व्यवस्था में पढ़ने का, पढ़ाने का, उन सब की एक सोच होगी। तो मेरे लिए कठिन ये है कि मैं इस जो मोटा डॉक्यूमेंट है इसके हर पन्ने से आपको वाकिफ नहीं कराना चाहती, वो तो आप खुद भी कर सकते हैं, लेकिन कुछ सार मैं दूंगी, इसलिए कि बहस पर जो मेरी सोच है वास्तव में उसको मैं रखना चाहती हूं। तो सार क्या है? सार यह है कि शिक्षा के हर स्तर पर, और स्तर वाली शिक्षा जो हो, इस पर मानव जीवन की परिकल्पना बड़ी पुरानी है। ग्रीस भी अगर आप जाएं, भारत तो छोड़ दें, ग्रीस में भी प्लेटो जब साम्राज्य में शिक्षा और शक्ति का टक्कर होता है तो उसकी परिकल्पना यही कहती है कि ज्ञान का सहारा लो, और उसके बाद स्तरीय शिक्षा की परिकल्पना होती है। और उस परिकल्पना में भी अगर आप देखें तो वो कहते हैं कि इस स्तर पर मस्तिष्क का संचालन हो, उसके लिए क्या किया जाए, तो उसके लिए कहते हैं स्पोर्ट्स जरूरी है, म्यूजिक जरूरी है, लेकिन हाईएस्ट फॉर्म वो कहते हैं दर्शन। और इस तरह की परिकल्पना केवल ग्रीस में नहीं, केवल अंग्रेजी राष्ट्र जो आज भी जो वर्ल्ड रैंकिंग्स होती हैं और जो रोज हम सुनते हैं कि हमारी नई शिक्षा व्यवस्था आएगी तो हम वर्ल्ड क्लास बन जाएंगे, वो वर्ल्ड रैंकिंग में वास्तव में वही
उन्हीं देशों के विश्वविद्यालय फर्स्ट आते हैं, गिने चुने, जो कि 1945 में भी, वर्ल्ड वॉर II के बाद भी जो ब्रेटन वुड्स के इंस्टीट्यूशंस बने, उनमें जो अग्रणी संस्थाएं थी, वही कुछ छुटपुट संस्थाएं जो है वो आगे आती हैं। कई समय से रैंकिंग में बहुत राष्ट्रों ने अपना वो सहभागी बने, और कई शिक्षाविद जो हैं, देश विदेश ग्लोबल स्तर के शिक्षाविद हैं। फिलिप आल्टबाक का नाम आप बहुत सुनते होंगे, साइमन मार्गिंसन हैं जो अब इस वक्त कैम्ब्रिज में है। उन्होंने कहा कि ये तो लगता है कि इससे शक्ति का जो सिद्धांत था ब्रेटन वुड्स के बाद, ये उलट जाएगा, और ग्लोबलाइजेशन के बाद ऐसा होगा कि ये सेंटर पेरिफेरी की जो राजनीति है शिक्षा व्यवस्था में, ये टूटेगी, और पेरिफेरी की व्यवस्थाएं भी जो है वो आगे बढ़ सकती हैं। और इन बातों के बोलने के बाद, वैश्वीकरण के आने के बाद, लगभग 3 दशक के बाद भी चीन केवल इकलौता देश है ऐसा जहां की कुछ नए यूनिवर्सिटी, खास करके शंघाई के जियोतांग यूनिवर्सिटी जो है वो आगे निकलता है। इसके अलावा कोई और उदाहरण नहीं है कि हमारे जैसे राष्ट्रों में से, चाहे वो लातिन अमेरिका के राष्ट्र हों जिनका कि अमेरिका से बड़ा घनिष्ठ संबंध है, या फिर अफ्रीका के राष्ट्र हों जो हमारे साथ साथ उन्होंने आज़ादी की लड़ाई और हमारी लड़ाई से उन्होंने सीख ली, तो कहीं भी ऐसा कुछ हुआ नहीं है कि कोई बहुत गरीब राष्ट्र का विश्वविद्यालय जो है वो आगे बढ़ पाया हो। तो मैं ये आपसे यही अनुरोध करना चाहती हूं कि इस बहस में भी वास्तव में हमको सोचना है कि हमारी शिक्षा व्यवस्था के बारे में नीति क्या हो, हमारी परिकल्पना क्या हो, हम क्या वो बात है जो हासिल कर सकते हैं, हम कहां तक पहुंच सकते हैं, और क्या काम हम करें कि जो मुख्य सोच है कि एक शिक्षा नीति जो कि इंडिया सेंटर्ड एजुकेशन सिस्टम हो, उसको हम बनाएं और विश्व स्तर पर भी अपनी बात हम रख पाएं। और मैं आरंभ में ये कहना चाहती हूं कि अगर आपको कहीं से भी ये शक या शुभा लगता है कि हम विश्व स्तर पर नहीं पहुंच सकते, तो मैं आपको पुराने जमाने में जाऊंगी। हर राष्ट्रीय नीति नालंदा तक्षशिला से शुरू करती है, पर मुझे गर्व होता है आपको बताते हुए कि 1919-20 में भी कई ऐसे विश्वविद्यालय थे हमारे यहाँ, विश्वविद्यालय यानी कि शब्द ही संबोधित करता था कि जिनके विश्व की पटल पर नाम और चर्चा थी। तो मैं शुरू में आपसे कहती हूं कि कहीं भी कोई इंफीरियरिटी कॉम्प्लेक्स से हमको विश्व में नहीं जाना चाहिए। हमारे पास ऐसे विश्वविद्यालय थे, उन विश्वविद्यालयों की चर्चा मैं करूंगी अंत में, और उनका नाम मैं अभी आपको शुरू में बताती हूं ताकि कम से कम अगले 10 मिनट मेरी बात तो आप सुन लें। और मैसूर, यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर का उदाहरण यदि लें हम, तो यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर, अब राजा तो भाई ब्रिटेन का प्रपंच था, वो राजा ही नहीं बनते थे, रेजिडेंट उनके ऊपर रख दिया गया था। तो राजा को गद्दी जब दी गई तो पहली सोच उनकी थी कि इस ब्रिटिश राजगद्दी से पीछा छुड़ाने के लिए 2 काम करना है। एक, अर्थव्यवस्था में मुझे इंडिपेंडेंस और ऑटोनॉमी लानी है। और मारुति सुजुकी गाड़ी जो आप सोचते हैं, तब उन्होंने 1916-15 में श्री विश्वेश्वरैया नाम के इतने बड़े साइंटिस्ट जब उनके अपने खास सलाहकार बनते हैं उस सूबे के, तो एक ग्रुप भेजते हैं वो जापान, गाड़ी बनाने की फैक्ट्री लगाने का मंसूबा था, जिसको कि ब्रिटिशर्स ने खारिज किया, कह रहे आर्थिक स्वायत्तता अगर मिल गई तब तो ये हमारे हाथ से छूट जाएंगे। और दूसरा उनका मंसूबा जो था वो एक ऐसे विश्वविद्यालय की परिकल्पना थी जहां बेस्ट ऑफ ईस्ट एंड वेस्ट जो है उसका संगम हो सके। और उस विश्वविद्यालय की परिकल्पना में जितनी उसकी सोच में भारतीयता थी, उतना ही एक 2 मेंबर कमीशन उस विश्वविद्यालय को स्थापित करते समय थॉमस डेनहम एंड CR रेड्डी 2 मेंबर कमीशन को वो भेजते हैं कि तुम जाकर के ऑस्ट्रेलिया में, अमेरिका में, यूनिवर्सिटी ऑफ शिकागो में ये समझ के आओ कि अच्छी विश्वविद्यालय की व्यवस्था आखिर चलती कैसे। आपको आश्चर्य होगा, अंत में बताऊंगी कि ऐसी विश्वविद्यालय केवल परिकल्पना नहीं थी, उस विश्वविद्यालय को जब वो फलीभूत होता है तो क्या होता है वहां। और ये इकलौता विश्वविद्यालय है जो शुरू होता है कॉलेज में, महाराजा कॉलेज नाम है उसका। उस कॉलेज के कम से कम 8 ऐसे प्रिंसिपल्स रह चुके हैं जिनको कि या ज्ञानपीठ से या पद्मश्री से नवाजा गया। और उसी कॉलेज के प्रिंसिपल श्री कुवेंपु कन्नड़ के राष्ट्र कवि हुए। आप भी आज भी पूछे तो बच्चे भी कुवेंपु की कविताएं जो है वो गाते हैं। कौन सा ऐसा हमारा कॉलेज होगा जिसके प्रिंसिपल के पद्य जो हैं वो हमारे बच्चे आज तक गाते हो। तो कुवेंपु आज भी विराजमान है यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर के कैंपस पर। मैं बाद में आऊंगी अन्य लोगों के नाम पर। लेकिन दूसरा बड़ा उदाहरण जो है वो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय, महामना की एक असीम कृति, और जिस मल्टी डिसिप्लिनरी लिबरल यूनिवर्सिटी की बात ये नई शिक्षा नीति करता है,
वास्तव में अगर आप देखिए तो इससे बड़ा कोई एक्सपेरिमेंट तृतीय विश्व के किसी भी राज्य में नहीं हुआ, जो महामना ने अपने पुरुषार्थ से, भिक्षा मांगने की शक्ति से, लोगों से मांगकर जो सेटअप किया। उसमें एक वेटनरी कॉलेज, उसमें एक मेडिकल कॉलेज, उसमें एक इंजीनियरिंग कॉलेज, और उसके संगीत की मूर्धन्य प्रतिभा जो मैं इतना खुश हुई कि एक कम से कम इस प्रांगण में ऐसा कोई संबोधन है जो संगीत से शुरू हो रहा है। क्योंकि हमारी मानसिकता तो अब इतनी हो चुकी है कि हम ये इन चीज़ों से कि हम कोई वंदना करें या अपने सुर में सुर मिला लें, इसको छोड़ के कोई और अगर कोई इतर कोई प्रक्रिया हो तो उससे हम शुरू करना चाहते हैं। लेकिन एक कॉन्फिडेंस अपने आप में होना कि हम ये हैं और इससे अगर हम शुरू करते हैं तो कोई दिक्कत नहीं होगी। और हमारे तर्क में इतना दम था। दो मैंने आपको कंटेम्प्रेरी एग्जाम्पल्स दिए, लेकिन मैं आपको बताऊं कि हमारे तर्क में इतना दम था कि अगर बुद्ध युद्ध की बात आपने प्रधानमंत्री के मुंह से स्वयं सुन ली, लेकिन अगर चीन तक भी हम गए तो हमारे भिक्षु गए और हमारे तर्क लेके गए, और हमारे तर्क के सामने, हमारे तर्क के आग्रह पे, वो तार्किक आग्रह था, हमारे तर्क के आग्रह पर अगर लोगों ने सुनना शुरू किया देश विदेश में, तो वो आग्रह वास्तव में ज्ञान का आग्रह था। नालंदा बंद नहीं किया गया। नालंदा ऐसा कोई विश्वविद्यालय नहीं था जिसका कि नाक से एक्रेडिटेशन होने गया, उसको कोई C- आ गया तो बंद कर दिया गया, ऐसा कुछ नहीं हुआ। नालंदा, जो आर्किटेक्ट्स नालंदा देखते हैं, कई दोस्त हैं मेरे, यूनिवर्सिटी व्यवस्था मुझे बहुत अच्छा लगता है, एक जीवन भी कम है मेरे लिए। नालंदा जाती हूँ, आर्किटेक्ट के साथ जाती हूँ, तो कई मेरे आर्किटेक्ट्स जो बाहर भी पढ़े हो कहते हैं कि समझ नहीं आता कि इतनी तंग व्यवस्था कैसे थी, इतना कम जगह सोने के लिए कैसा था, तो इतना कम जगह सोने के लिए कितना कम में भिक्षु बन के रह सकें। लेकिन तर्क इतना जोर का था कि उस विश्वविद्यालय को बंद करने के लिए वास्तव में वहां ज्ञान की जो धरोहर थी उसको सीधा सीधा आग लगाना पड़ा। तो कुछ तो था हम में दम, और क्यों दिक्कत है अपनी परंपरा से, अपने तर्क से क्या दुराग्रह हो सकता है। और अगर आप देखें इस शिक्षा नीति में भी अंत में कहा गया है कि हम मिशन नालंदा और मिशन तक्षशिला को कायम करेंगे। वो बातें कुछ अलग कहते हैं, लेकिन मैं आपकी सोच की ज्योति को जागृत करना चाहती हूं। उस ज्योति से तो मेरी सोच कम है बहुत, लेकिन आज आपके सोच की ज्योति जो है उससे मैं आग्रह करती हूं कि आप समझें कि नालंदा की चर्चा, नालंदा का विवरण क्यों देना पड़ता है। इसलिए नहीं कि हम ऐसे कुछ हैं कि हमको हमेशा एंशिएंट हिस्ट्री में जाके और तब, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। हमारे तर्क में एक जोर था और उस जोर को इतना आसानी से छोड़ देने का कोई आवश्यकता नहीं है। उसको हम जांचेंगे, कंजेक्चर, रेफ्यूटेशन, साइंटिफिक प्रिंसिपल्स हैं, हम उस पर ले जाएंगे। हम बहस हारते हैं वो मान्य है हमको, लेकिन हम बहस में जुड़ेंगे ही नहीं ये समझते हुए कि एक प्राचीन काल में बहस ये की गई इसलिए इस बहस से हम आगे नहीं बढ़ सकते। ये सोच जो है, ये इस सोच से मैं मेरा खास वास्ता नहीं है और इस सोच का मैं वास्तव में खंडन करती हूँ, इसका पूरे जोर से मैं विरोध करती हूँ। तो मैं ये कहूँगी कि छोटी छोटी बातें जो इस नीति में हैं उससे कुछ आग्रह, श्री विजय मारू जी आप हैं यहाँ, हम लोगों की चर्चा चलती रहती है, स्कूली व्यवस्था से जुड़े हुए मास्टर्स, टीचर, सब इस पॉलिसी पर उनको कुछ कहना है और वो कहते हैं, कोई फॉरवर्ड करता है, कोई व्हाट्सएप भेजता है, मेरा अच्छा लगता है देखना कि हमारी नीति कैसी हो। उसमें छोटी त्रुटियां भी अगर लोगों को दिखती हैं कि भाई लोग मुझसे कहते हैं कि आपने तो लिख दिया ये कि ईसीसी और स्कूल को एक साथ जोड़ देना बड़ा अच्छा है, लेकिन आपको बताइए ये अच्छा रहेगा क्या कि छोटे बच्चे जो हैं वो 12वीं क्लास में पढ़ने वालों के साथ बहुत छोटे बच्चे एक साथ रहें। ये है दिक्कतें वास्तव में, लेकिन मूल रूप से अगर ये देखा जाए कि भारत के ज्यादातर इलाकों में ईसीसी सेंटर्स जो हैं वो स्कूल के वरांडे में चल रहे हैं। कोई अलग, कुछ अच्छे जगह हैं, इंदौर में बहुत बढ़िया चलता है, महाराष्ट्र के कई इलाकों में झुमका बाखड़ वगैरह बांटने का ट्राइबल डिपार्टमेंट का बड़ा काम है, तो वहाँ आईसीडीएस का एक बड़ा, एक अलग उसका एक प्रारूप है। लेकिन बिहार में आप जो एक वरांडा है, उस वरांडे में जो है वो एक तरफ मिड डे मील की कुकिंग होती है, एक तरफ जो आईसीडीएस चल रहा है, कमरा जो है उसके अंदर दिन में स्कूल चल रहा है, और गांव में अगर बारात आने वाली है तो आप कुछ भी कहते रहिए वो स्कूल बंद हो जाता है। और आपको मैं ये भी बतलाऊं कि इधर जब मैं सतत प्रयत्न से मैं ग्रामीण इलाकों के स्कूलों में निरंतर घूमती हूं, आखिर क्या चर्चा मैं करूंगी अगर स्कूलों को मैंने नहीं देखा। अब गया जिला के फतेहपुर ब्लॉक में स्कूल्स में मैं गई तो कुछ अच्छा नहीं लगा देख के, वरांडे वगैरह जो टूट चुके हैं, तो
तो लोगों ने बताया कि अब आबादी बढ़ती चली जा रही है, गांव में बूढ़ों को घर में रखने की जगह नहीं है, तो वरांडे पे आके बूढ़े लोग रात को सोते हैं इधर। अब ये पहली बार मैंने देखा है कि ये भी हो रहा है। बाढ़ होता है, प्रकोप होता है, इलेक्शंस होते हैं, कहाँ रहते हैं सैन्य बल, कहाँ रहती है? आपको अगर लगता हो कि इलेक्शंस जिसको कि हम टेलीविजन पर आकर और गलत बयानी करते हैं जब कहते हैं कि फेस्टिवल ऑफ डेमोक्रेसी, किस दिक्कत से आपका सैन्य बल अपनी लुंगी अपना गमछा बिछा के खाने को नहीं, और वो आराम से रुकते हैं कि हमको एडवांस में भेजा गया है, एक कोई खाना टिफिन का डब्बा का सप्लाई का लेके चाहे सुबह शाम आएगा, या फिर वो अपनी लकड़ी लगा करके और लालटेन का उनके पास की राशन है, और वो अपना 2 दिन 3 दिन 4 दिन हम वो एक मत डाल सकें, इसके लिए ग्रामीण इलाकों में इलेक्शंस और स्कूलों का सीधा साझा है। तो मैं ये कहती हूं कि अपने नीति से इतना तो मानिए कि कम से कम अगर ईसीसी जुड़ जाए स्कूल से, तो ये व्यवस्था जो इनफॉर्मल तरीके से चल रही है वो एक फॉर्मल तरीके से चलेगी। उसमें दिक्कतें हैं, लेकिन मैं ये मानती हूं कि इन दिक्कतों का एक साथ अगर हम आलेख करें, और यदि बनती है हर राज्य को इस नई शिक्षा नीति में राज्य स्तर का भी एक शिक्षा आयोग बनाना है, केवल राष्ट्रीय शिक्षा आयोग, कई लोगों ने लिख दिया कि एक नेशनल कमीशन बनेगा, उसके प्राइम मिनिस्टर हेड रहेंगे। हाँ, लेकिन हर राज्य को भी कहा गया है ऐसा कुछ बनाने के लिए। तो राज्य में जो बनेगा वहां इतने वॉलंटियर्स ग्रुप्स बने या इतनी चर्चा इस नीति पे हो कि आप अपने अपने मुद्दे लेकर के और राज्य स्तरीय जो शिक्षा आयोग है उनके पास लेके जाइए। ये कोई शक्ति का केंद्रीकरण नहीं हो रहा, इसमें शिक्षा के शैक्षणिक मुद्दों का अनुरोध पत्र यदि बनाया जाए तो शिक्षा की बहस जारी रहेगी और शिक्षा के बहस में दम रहेगा। आखिर यही वो व्यवस्था है जिससे कि हमको, आपको, हमारे बच्चों को, हमारी संतति को आगे जाना है। हमें यह भी सोचना चाहिए कि इतिहास आखिर हमें किस मापदंड पे आंकेगा। क्या उस मापदंड पे आंकेगा जहां हम केवल यह सोचते रहे कि हमको इस राष्ट्र के पीछे, ये कोई रेस हो रहा है क्या जिसमें वो फर्स्ट आ गए? अरे तुम हमेशा फर्स्ट रहो, हम तो गुलामी में दबे रहे। लेकिन गुलामी के प्रतिरोध में भी हमने ये दिखाया, मदन मोहन मालवीय को कोई गवर्नमेंट ग्रांट इन एड नहीं मिला था, और मैसूर को, जिनको हम सोचते हैं कि महाराजा थे, वो वास्तव में बर्तानिया शासकों को छका के इस विश्वविद्यालय को इजाद करके गए। और छकाने का भी मैं आपको बताऊंगी कि 1942 में महाराजा कॉलेज में यह तय किया गया कि हम क्विट इंडिया मूवमेंट में पार्टिसिपेट करेंगे, और वहाँ HY शारदा प्रसाद जो इंदिरा गांधी के बाद में प्रेस सेक्रेटरी बने, वो उसी क्लास में थे 1942 में। उन्होंने कहा कि मैं तो अब जाऊंगा। उनके पिताजी तब एजुकेशन अफसर थे, ब्रिटिश अफसर्स ने बुलाया उनको, कहा कि तुम्हारा बेटा जो है वो ये प्रतिरोध करता है राष्ट्र का। और उनकी पत्नी गोपाल कृष्ण गोखले की अनुयायी थी सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी, वहाँ मक्कल कुटु, जिसको आप ICDS आप कहते हैं, उसकी संरचना गोपाल कृष्ण गोखले के सर्वेंट्स ऑफ इंडिया सोसाइटी से जो कुछ लोग प्रभावित थे, महिलाएं विशेष रूप से, वो महिलाएं जो है वो मक्कल कुटु बना रही थी, और HY शारदा प्रसाद की मां उनमें अग्रणी थी। उन्होंने अपने पति को बुला के कहा कि आप नौकरी कर लो इस सरकार की, अपने बच्चों को और अपने परिवार की रक्षा मैं करूंगी, और मेरा बेटा वो करेगा जो मुझे मान्य होगा और जो उसकी इच्छा होगी। लेकिन उस क्लास में आप देखिए और कौन लोग थे, उसको पढ़ाने वाले थे प्रोफेसर हिरण्या, बहुत नामी फिलोसफर, जिनका श्री राधाकृष्णन ने अपने बायोग्राफी में जिक्र किया कि वो उनके भी गुरु रह चुके हैं। तब राधाकृष्णन जी पढ़ा के गए थे उस कॉलेज को। नॉन ब्राह्मण मूवमेंट चला, जो पॉलिसी लगाई गई उसमें डॉक्टर राधाकृष्णन जी का उससे उनको मतभेद था इससे, और राधाकृष्णन जी ने त्यागपत्र दिया महाराजा कॉलेज में। आपको एक और छवि बताती हूं कि जब राधाकृष्णन जी ने त्यागपत्र दिया तो उनकी बग्गी जो महाराजा कॉलेज से मैसूर के स्टेशन तक गई, उस बच्चों ने, जो स्टूडेंट्स थे, उन्होंने उसके घोड़ों को खोल दिया और हाथ से खींच के कैरेज महाराजा कॉलेज का यहां से वहां तक गया। और यह त्यागपत्र जब जाता है, मैसूर से बनारस की दूरी आप सोचिए कितनी होगी, लेकिन इतना सूक्ष्म और उत्तम कोटि का शैक्षणिक विचार था कि भारत भूमि पर एक कोई अच्छा शिक्षक हो, एक कोई अच्छा गायक हो, उस हर वैसी मूर्धन्य कला को महामना केवल पैसा के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे, जमीन के लिए भिक्षा नहीं मांगते थे। हर कोई वैसा जो ज्ञान का अनुयायी हो उसको महामना लेकर आए, और अपने आग्रह से बनारस की वो भूमि पर उन्होंने उस विश्वविद्यालय को इजाद किया जहां सन 1970 तक, आप ये याद रखिए कि हमारे सितारिया पंडित रविशंकर वास्तव में किसी विश्वविद्यालय व्यवस्था के अनुयायी नहीं थे।
एक मूवमेंट था, तब महर्षि महेश योगी और वो सब मिलके उन्होंने देश विदेश के पटल पर रखा, लेकिन उनको भी बनारस आके सभाएं करनी पड़ती थी, क्योंकि संगीत पर, जो शास्त्रीय विचारधारा पर जो खंडन और मंडन होता था, वो सबसे साइंटिफिक तरीके से अगर कहीं हिंदुस्तान में हो रहा था तो वो महामना की भूमि पर हो रहा था। और उस साइंटिफिक विचारधारा से बातचीत से भारतीय संगीत पर हो, इसके लिए आपको सोच के आश्चर्य होगा कि भारत के जो सबसे अच्छे एस्ट्रोफिजिसिस्ट थे, विष्णु जयंत नार्लिकर, फिजिक्स के क्लासेस, तो सितार कभी ट्यून करना हो तो सबसे अच्छे फिलोसफर्स पंडित राधाकृष्णन स्वयं, सबसे अच्छे फिलोसफर्स, सबसे अच्छे साइंटिस्ट, सबसे अच्छे म्यूजिशियंस, इन सब की चौकड़ी बैठती थी और थ्योरी ऑफ म्यूजिक पे बहस होगी। थ्योरी ऑफ म्यूजिक पे बहस होगी। किन बातों पे बहस होती थी? तब एक, आपने शायद सुना हो या नहीं सुना हो, कुछ लोगों ने तो अच्छा गाया, भातखंडे जी का नाम आपने सुना होगा। भातखंडे जी लॉयर थे, उन्होंने पूरे भारत में यहां से वहां वो घूमे और हर तरह की जो संगीत की व्यवस्था थी वो वास्तव में सुर की, सिम्फनी क्रिएशन की व्यवस्था है, कितना ऑक्टेव जाएगा, ये सब फिजिक्स पे आधारित है। ये कोई ऐसा नहीं है कि पुराने जमाने के लोग क्लासिकल गाना गाते हो, नहीं, वो सब साइंस पर है ये आधारित। तो भातखंडे जी ने सबको क्लासिफाई किया और उन्होंने कहा कि ये राग व्यवस्था जो है, इसके कुछ क्लासिफिकेशन प्रिंसिपल्स हैं। ठीक वैसे ही जैसे कि ग्रेगर जोहान मेंडल इसके करीब कुछ आधा दशक पहले, आधा सेंचुरी पहले वो इंग्लैंड में कर रहे हैं। वो क्या कर रहे हैं, मेंडल क्या कर रहा है, वो भी क्लासिफाई कर रहा है चीजों को। तो ये युग था साइंटिफिक आविष्कार का, जब देश में विदेश में चार्ल्स डार्विन क्या कर रहा है, वो भी क्लासिफाई कर रहा है। कोई पीरियोडिक टेबल साइंस का बना रहा है, कोई फाइलम बना रहा है बॉटनी का। हमारे यहाँ क्या बन रहा है, म्यूजिक के प्रिंसिपल्स पर, राग के ऊपर एक थाट बना। और जिस विंध्य को हम देखते हैं कि वो दक्षिण और उत्तर भारत में एक विभाजन रेखा खींचता है, दक्षिण और उत्तर भारत के बीच में एक अच्छा संवाद था। यह संवाद किन मुद्दों पर आधारित था? यह संवाद दर्शन पर आधारित था, लेकिन इसका सबसे अच्छा जो संवाद था वो संगीत पे था। और वो संवाद की जननी भूमि कहां बनती है? बनारस बनती है। और दर्शन के लिए, विज्ञान के लिए, संगीत के लिए, खेल के लिए ध्यानचंद, ज्ञानचंद हॉकी कहां से खेलते हैं? तो वो विश्वविद्यालय जिसको हम मल्टीडिसिप्लिनरी आज सोचते हैं कि हम आजाद करेंगे, हम उसको बनाएंगे। उसके लिए अगर कुछ लोगों की सोच से वैसी विश्वविद्यालय की परिकल्पना हम कर सकते हैं, तो हमें यह समझना है कि आखिर उस परिकल्पना का दम क्या था। और वैसा विश्वविद्यालय आबाद करना, अभी हम सोनीपत में, झाड़ में, पात में नया कोई विश्वविद्यालय बना भी ले, तो मैं आपको बताती हूं कि वर्ल्ड में चाइना को छोड़ के एक भी एग्जाम्पल नहीं है कि पुराना कोई विश्वविद्यालय यदि हम नहीं लेते हैं तो नए विश्वविद्यालयों को विश्व स्तरीय बनाना लगभग नामुमकिन है। और हमें आखिर परहेज क्यों है अपने पुराने से? कुछ दिक्कतें हुई हैं, वो हमारी अपनी बातें हैं, उन दिक्कतों पर हम चर्चा कर सकते हैं। हम सोच सकते हैं कि क्या आखिर बातें हैं कि हमारी ये जो विश्वविद्यालय व्यवस्था थी, जिसका कि मैं आपके सामने कुछ उसके तर्क प्रस्तुत कर रही हूं, मेरे पास तो पूर्ण चित्र भी नहीं, ना पूर्ण इतिहास है, लेकिन तर्क आपको दे रही हूं। तो हमें सोचना यह है कि आखिर हमारे अपने शैक्षणिक संस्थानों में और व्यवस्था में 900 विश्वविद्यालय है हमारे यहाँ, अगर 30,000 से 40,000 कॉलेज है अगर, तो कुछ तो हमको अपने आप के बारे में चिंता करनी होगी। वो चिंता क्या हो, नए आयाम क्या हो? कुछ हद तक शिक्षा नीति जो है वो छूट देता है, लेकिन वो चिंतन अगर हम स्वयं अपने रूप से हम नहीं आगे बढ़ाते, कहता है कि हमको वॉलंटियरिज्म चाहिए, हमको लोगों का सहयोग चाहिए, लेकिन उस सहयोग का प्रारूप क्या हो, उस सोच का प्रारूप क्या हो, हम परिवर्तन कैसे चाहते हैं? हर विश्वविद्यालय में एक स्ट्रेट जैकेट, पॉलिसी लैंग्वेज में इसको बोलते हैं कि यू कैन नॉट हैव अ स्ट्रेट फिट टेक्निकल डिजाइन फॉर एवरीथिंग। एक कुर्ता काट दिया, उसी को लेकर सबको पहना दो, तो उससे फिर नहीं बनेंगे। हमको सोचना पड़ेगा कि इसके लिए क्या, उसके लिए क्या, उसके लिए क्या। और ये सोच जो है ये हमारी अपनी होनी चाहिए। तो मैं यहाँ कहती हूँ स्कूल की शिक्षा का जो अंग है उसको मैं अभी थोड़ा छोड़ती हूँ, कुछ बताऊंगी, लेकिन ऑर्गेनाइजर में एक आर्टिकल भी मैंने लिखा जिसमें मैंने स्कूली व्यवस्था में जो चेंज की सोच वो आप देख सकते हैं। लेकिन अच्छी बात जो स्कूली शिक्षा में भी कही गई है कि 2025 तक कम से कम सबको शब्द ज्ञान और सांख्यिकी का मूल सार मिल जाना चाहिए। वो कहते हैं लर्निंग क्राइसिस। मैं आपको, चूंकि विश्व स्तरीय कई ऐसे बहस में मैं पार्टिसिपेट करती रहती हूँ, ये बात अगर वो कह रहे हैं तो विश्व में अब सब लोग कह रहे हैं कि बच्चे लगभग स्कूल में आ चुके हैं, लर्निंग क्राइसिस को हमको देखना है। लेकिन लर्निंग क्राइसिस के तुरंत बाद वो क्या कहते हैं? वो ये कहते हैं
कि देखिए लगभग 85% मस्तिष्क का विकास जो है वो बचपन में ही हो जाता है, और जो संज्ञान करने की जो कला है, मनोवैज्ञानिक जो बातें हैं, उसका फॉर्मेशन लगभग बचपन में ही हो गया है। इसका मतलब क्या है? बार बार आग्रह 2-3 चीजों पे ही आता है। पहला आग्रह क्या है? पहला आग्रह है कि भाई भाषा। अब भाषा का भ कहते ही हमारे यहां लगता है कि बाढ़ से ज्यादा तूफान तो भाषा पर ही आया है। भाषा पर हमको ये बात समझनी पड़ेगी, हमको ये चर्चा छेड़नी पड़ेगी। ये पॉलिसी जो है वो कहती है, कभी ये नहीं कहती कि आपको पकड़ो और सुबह से शाम तक में आपको कोई कन्वर्जन करा दो कि आप उसके बाद हिंदी में ही वाच कर, नहीं, ऐसा कोई बात नहीं। लेकिन वो कहती है कि आपके मदर टंग में, वो मदर टंग क्या है? वो मदर टंग अगर तमिल, तेलुगु, भोजपुरी, हिंदी है तो मदर टंग बोलने में दिक्कत तो नहीं होनी चाहिए। और अच्छी बात है कि यह शिक्षा नीति आपको यह भी एक मिथक तोड़ती है कि अंग्रेजी को अगर आप समझते हैं कि विश्व की भाषा है, जो कि खास करके मैं अब रूरल एरियाज में काम करती हूँ, हर निचले स्तर के लोगों से जब मैं मिलती हूँ, निचला स्तर तो गलत है मेरा, माफी मांगती हूँ, हमारे जितने सामर्थ्यवान जो लोग नहीं हैं वो भी शैक्षणिक सोच कुछ रखते हैं। पहली चीज है क्या? वो 2 चीज बोलते हैं, दीदी अंग्रेजी सिखा दो, दीदी कंप्यूटर सिखा दो। फिर मैं अब उससे क्या बहस करूं कि तो क्या अंग्रेजी और कंप्यूटर 2 सिखा दो, तब भी शिक्षा तो नहीं है। तो उससे मैं बहस करूं या व्यवस्था में ये सोच डालूं? इसीलिए हर व्हाट्सएप दूसरे व्हाट्सएप की, मैं बात सबकी सुनूंगी, लेकिन शैक्षणिक सोच का मतलब हर व्हाट्सएप नहीं होता है खाली अंग्रेजी, खाली कंप्यूटर। फिर मैंने पूछा कंप्यूटर में क्या सीखना चाहती? बता, मैं सिखवा देती हूँ, स्कूल के बाहर सिखवा देती हूँ। अब आप देखो, और दीदी बड़ी बड़ी ऑफिसों में जितने लगे हैं ना, सब कंप्यूटर करे हैं, तो तू क्या सीखेगी? ये सीखी है दीदी, हमारी बहू सीख के। फिर बहू से वार्तालाप करती हूँ, क्या निकलता है? कट एंड पेस्ट मेथड सीखे। इसका मतलब यही है कि पिछला 2 दशक शून्य भी कोई बड़ी चीज थी, अंधकार में कट एंड पेस्ट मेथड किसने सिखाया? पूरी शिक्षा प्रणाली से उसकी बहू जो है, एक फॉर्म्ड यंग इंडिविजुअल हु इज मदर टू ए यंग चाइल्ड, now wants to send her child to only learn computer and English. Who are we to blame for this? The hollowness of our education system. कहां से शुरू हुआ? जब आपने एकदम जो शिक्षा कर्मी लोग थे, शिक्षा के चिंतक लोग थे, सबसे आपने बैर कर लिया, और भरा आपने किन लोगों से जिनको कि शिक्षण से ही बैर है, सोच से ही बैर है, लिखने पढ़ने से ही बैर है, आपने भर दिया शैक्षणिक संस्थानों को। हुआ क्या? आखिरी एक बार आप सोचिए, हिंदी में, हिंदी के महाकाव्य सन 80 के दशक में नए लिखे गए, आप नाम बता दीजिए। अभी भी तेलुगु में है। अभी मैं शोध करने जब जाती हूं तो मैं देखती हूं, आंध्र एक ऐसा राज्य था जो 90 के दशक में दक्षिण का एक राज्य जो पिछड़ा था, और उसने कैचअप किया। वो लगभग बीमारू राज्यों के जैसा था, सदर्न स्टेट्स का ओनली स्टेट। 2000 के दशक में जब घूमती हूं, एक व्हाट्सएप विजय भैया ने फॉरवर्ड किया था, उसमें उन्होंने लिखा था कि ये डिस्ट्रिक्ट एजुकेशन अफसर, मतलब किसी ने उनको भेजा था, ये तो शिक्षा से कुछ नहीं, आंध्र का हर ब्लॉक एजुकेशन अफसर और मंडल एजुकेशन अफसर अब साइकिल से स्कूल जाता था। और एक वो कविता जो आज भी गूंजती है, जो सस्टेनेबल इकोलॉजिकल डेवलपमेंट के लिए, वो जाते ही चिट्टी चिलकम्मा अम्मा कुटिंदा, मतलब क्या? एक चिड़िया है, सभी बच्चे लग जाते हैं लाइन पे, एक चिड़िया है, और वो सब बच्चों से पूछती है, वो सब बच्चे जो आम के पेड़ बने हैं और जो अनेक वैरायटी है आम की, वो उनको सबको याद है बच्चों को, और वो चिड़िया पूछती है कि तुम्हारा आम, तुम्हारे पेड़ में कौन सा आम है, मैं ये आम खाऊं क्या? फिर चिड़िया उसके वहां से भागती है, और उसके बाद अगले पे। उस दौरान मैंने जितने अपने करीब से सीखा कि कितनी विविधता है, कितनी बड़ी प्राकृतिक धरोहर है। उसमें मैंने आम के नाम सीखे जो आंध्र के थे। मैं तो हूं नहीं आंध्र की, मेरे इलाके में एक मालदे आम खाया जाता है, उसके अलावा मेरे को लगता था इसके अलावा कोई आम ही नहीं है भारत में। एक आम था वहां का, बेगमपल्ली में बुलाती थी। बच्चों ने मुझे हंस हंस के, बच्चे पेट पकड़ पकड़ के हंसते थे, मैडम आप लगते तो बहुत बड़े हो, आपको आम का नाम नहीं आता है हमारा। फिर उन्होंने बैठ के समझाया, मैं बेगमपल्ली बोलता ना, एंड आई लर्न, मैंने क्या सीखा उनसे कि उस आम का नाम था भंगिना पल्ली। और भंगिना जब बाद में सोचते 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 ये समझ में आया कि वो आम वास्तव में पुरी के जो मंदिर हैं और कोस्टल एरिया सब जुड़े हुए हैं। ये ईस्ट गोदावरी के स्कूल्स में मैं थी, तो वो त्रिभंग की पूरी मूर्ति
के रूप में उस आम को लिया गया और उस पर भंगिना, और पल्ली जो है वो गांव का नाम है, तो भंगिना पल्ली। तो इस तरह से हमारी विविधता में जो ज्ञान है उस पर कविताएं बच्चों के लिए लिखी गई। क्या हुआ कि भारत के उत्तरार्ध में, भारत के उत्तर के राज्यों में कवि ने, आप बताएं मैं क्या बोलती हूं आपको, आखिरी महाकवियत्री, चलिए कोई पुरुषों ने तो शायद लिख दिया हो, लेकिन महादेवी वर्मा की वह अप्रतिम छवि जो इलाहाबाद विश्वविद्यालय में जब वो कार्यरत थी, सफेद पहनती थी, सर ढका, वो आखिरी है जो किसी कॉलेज यूनिवर्सिटी में पढ़ते पढ़ाते हुए किसी शिक्षिका ने लिखा हो। मैं भी लिखती थी कविता किसी जमाने में, हिंदी में लिखती थी, और क्या हुआ 20-25 साल दिल्ली यूनिवर्सिटी में पढ़ और पढ़ा लेने के बाद हिंदी में स्पेलिंग मिस्टेक्स जो है वो होना शुरू हो गए। और ये पूरा जो इलाका है हिंदी बोलने वाला, इस इलाके में असर के रिपोर्ट्स का आपने नाम सुना होगा, बार बार वो आके कहता है लर्निंग लेवल्स इन बिहार आर वेरी पुअर। अब मैं उससे क्या वो करूं, अभी इस बार मैंने जाके देखा कि असर ने वहां पे मानक शब्दों का एक डिक्शनरी बनाया है। तो मानक शब्द क्या है कि अब पीला को पियर बुलाते हैं वहां, तो हिंदी टू भोजपुरी, हिंदी टू मगही, आप वही काम कर रहे हैं। तो क्यों नहीं, जब हिंदी पर विवाद खड़ा होता है तो ये अनेक जो विश्व स्तरीय शिक्षाविद हैं, क्यों नहीं वो वास्तविकता उठा के बोलते हैं कि भाई इन इलाकों में उनकी अपनी भाषा, वहां का एक छोटा पुल लगाएंगे वहां से हिंदी, तभी वो इस विश्व के पुलिये पर चढ़ सकते हैं। तो जहां हम कुछ बोलेंगे वहां पे भाषा पे विवाद कर दो, और उसके बाद तो मैं आगे बोलना नहीं चाहती, क्योंकि मैं आज बिल्कुल केवल शिक्षा पर ही मेरा आग्रह रहेगा। क्यों विवाद खड़ा करते हैं हम, और इसके पीछे क्या है? आपके पास आने के पहले मैंने ये सोचा कि आपको बताऊं कि भाषाई विविधता हमारे अंग्रेजों से विरोध की विविधता है। ये नहीं है कि नेहरू जी ने हमको कहा कि आपका ये भाषा है तो हम लिंग्विस्टिक, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बहुत लड़ाई लड़ी गई, और भाषाई विविधता के चलते हर एक इलाकों ने बांग्ला में अलग, मलयालम में अलग, रामकृष्ण पिल्लई का बस जो है आज भी तिरुवनंतपुरम में लगाया हुआ है। स्वदेशाभिमानी नाम के एक अखबार को चलाते हैं। अखबार के नाम को समझ के आप चल सकते हैं कि उस एडिटर को अंग्रेजी सरकार ने बोला कि ये इतना लिखता है हमारे विरोध में कि इसको देश निकाला दे दो, यानी कि तिरुवनंतपुरम से, त्रावणकोर के राज्य से उसको निकाल के मद्रास भेज दिया, क्योंकि मद्रास में ब्रिटिश सरकार का पुराना महकमा था, वहां के जेल जो थे वो तगड़े थे। और भी आप सुनना चाहते हैं, स्वदेशाभिमानी का जो प्रेस का इक्विपमेंट था, सरकार इतना डरी कि एडिटर को भेजा मद्रास, तब मद्रास बोला जाता था, प्रेस के सारे इक्विपमेंट्स को उठा के तिरुवनंतपुरम के सेंट्रल जेल में डाल दिया। मतलब प्रिंटिंग टेक्नोलॉजी से दिक्कत थी, वो सरकार क्या हमारे शैक्षणिक संस्थानों का उद्धार करती? और वो जो प्रिंटिंग प्रेस था वो जेल में सड़ा, और हमारे इंडिपेंडेंस के बाद जब वहां पहली सरकार बनी, नंबूद्रीपाद की सरकार थी, उसने एक सेरेमनी में उस प्रेस को आजाद किया। बाकी जगहों में, बिहार जिसको कि आज आप समझते हैं कि घनघोर अगर कहीं अंधकार है शैक्षणिक, तो यहां है, यहां अखबार थे। देवेश जी से बातचीत मेरी हो रही थी, 1940 में हुंकार प्रेस चलता था। हुंकार प्रेस क्या करता था? हुंकार प्रेस की का अखबार था, हुंकार नाम का, बहुत रीडरशिप थी इसकी हाई, और उस वक्त में किसान आंदोलन जो था वो महत्वपूर्ण था। आप जानते हैं कि महात्मा किसानों के मुद्दों को लेकर के और बिहार गए, लेकिन किसान आंदोलन ने जब जोर पकड़ा तो कांग्रेस पार्टी ने अपने आप को दरकिनार किया, और वास्तव में वहां से विभेद की राजनीति जो डबल शुरू हुई। एक तो अंग्रेजों का बड़ा मार, परमानेंट सेटलमेंट के हम इलाके थे, हमारे यहां से परमानेंटली लेबर जो है वो एक्सपोर्ट होता था, लेकिन सेकंड जहां दिखा कांग्रेस पार्टी को कि यहां चेतना जो है, किसान की चेतना, किसानी की चेतना जो है प्रबुद्ध हो रही है, वहां हम कांग्रेस के रडार पे भी आ गए। और इसके बाद एक तरह से अगर आप देखिए, स्वामी सहजानंद से, जो कि ऑल इंडिया किसान सभा के जननी रहे, और जो किसानों की आवाज से, अगर किसी इलाके में गरीब, निर्जन, दुर्बल रहते हैं तो अपनी आवाज में लिखेंगे, लेकिन किसानी के हर मुद्दों से अपने आप को कांग्रेस पार्टी ने दरकिनार किया। मैं उसको अभी नहीं आगे बढ़ाना चाहती, मैं आपको केवल यह कहती हूं कि आप हमारी आवाज बंद करेंगे, आप हमारी भाषा बंद करेंगे, आप हमारे अखबार बंद करेंगे, तो आखिर हम पढ़ेंगे किसमें? आपको और भी बताऊं कि आज जो ये लिखा जा रहा है मानक डिक्शनरी, हमारी एक स्क्रिप्ट थी, भोजपुरी में स्क्रिप्ट था, कायथी, इसके टेक्स्ट बुक्स थे। तो जब मैंने अपना शोध लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स के लिए मैं कर रही थी, वो शोध कुछ बड़े टेक्निकल उस पर था, लेकिन तब मैं आर्काइव्स में बैठती थी। 1913 से लेकर 30 तक अंग्रेजवा सरकार के पास एक ही पिटीशन है
कि हजूर, बड़े हजूर, अंग्रेजवा माई बाप, एक चीज बंद कर दो। क्या बंद कर दो? एक गैस, कैथी में छपने वाले टेक्स्ट बुक को बैन कर दो। किसने किया? अब आज हमको अगर कोई भी पुलिया चाहिए तो वास्तव में वो भाषा की पुलिया है, और भाषा की पुलिया जो है उस पर अब बहुत बहस नहीं की जा सकती। मैं, हो सकता है अन्य लोगों का कोई अन्य अनुरोध हो, लेकिन अब भी जो स्टेट यूनिवर्सिटीज बढ़िया चल रहे हैं, जिनमें बातचीत होती है, पढ़ाई लिखाई होती है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। अगर आप तेलुगु में बोलते हो, मैसूर अगर आप जाते हो कन्नड़ा में बोलते हो, अगर आप पुणे जाते हो आप मराठी में बोलते हो, मराठी के अपने जर्नल्स हैं सोशल साइंस के, वो उनसे जब मैं बात करती हूं कि चलो हम बहुभाषाई विश्वविद्यालय की परिकल्पना करते हैं, तो मराठी वाले सबसे पहले आ जाते हैं, बोलते हैं हाँ बताइए, हम तो प्रोड्यूस कर दिए, पीएचडी भी कर दिए, हमारे प्रॉब्लम्स क्या है कि हमको यूनिकोड में होना चाहिए, कॉपीराइट में हम कैसे जाएंगे, मराठी का जो हम इंटेलेक्चुअल बना दिया, हमने बढ़िया पीएचडीज करा दिए, अब इनको विश्व स्तर का प्रोफेसर हम कैसे बनाएंगे, वो एक लेवल का डिबेट है। तेलुगु में जब हम बात करते हैं तो बोलते हैं हम तेलुगु में ऐसा है कि हम तेलुगु अंग्रेजी दोनों के समन्वय से चलते हैं, अलग अलग रास्ते हैं, भिन्न रास्ते हैं। कन्नड़ा में एक अलग बहस है, लेकिन उत्तर भारत की बहस में अगर हिंदी हमारी भाषा है और हिंदी में भी हम चर्चा करते हैं, तो इससे किसी को आपत्ति क्यों हो? प्रचार प्रसार हो, अनेक भाषाओं का हो, हर इसका सार जो है वो ये है। अगर आप देखिए हर सेक्शन में ये कहा गया है कि हमको मूव करना है एक वैसे विश्वविद्यालय की तरफ जो मल्टी डिसिप्लिनरी हो, लिबरल हो। यहां तक कि यह रिपोर्ट यह कहती है कि विश्वविद्यालय का पूरे विश्व में एक ही परिभाषा है, वो है कि वो विश्वविद्यालय मल्टी डिसिप्लिनरी हो, उसके बहुआयामी प्रकारांतर से वो ज्ञान पे आए। वहां बहस जो है वो, ज्ञान की बहस जो है वो ऐसा नहीं है कि एक विषय में। बहुत सुंदर तरीके से ये रिपोर्ट, जिसको कि अब मैं कुछ ही शब्दों में मैं अपनी बात समाप्त करना चाहूंगी, कि ये रिपोर्ट ये नहीं कहती है कि हम एक ही भाषा बोलें, एक ही विषय पढ़ें। इनफैक्ट उसका कहना यह है कि ज्ञान को हम साइलोज में नहीं बांटे, ज्ञान को हम अर्ली स्टेज में ऑनर्स दे देना और सोचना कि 18 साल का बच्चा ये सोच सकता है कि ये ऑनर्स पढ़ के हम निकल जाएंगे। इन सभी बातों को वो खंडन करती है, और वो खंडन हमको दुनिया नहीं जाना है समझने के लिए। मैं मैसूर आती हूं, आपको एक सोशियोलॉजी के क्लास का उदाहरण देती हूं। तब सोशियोलॉजी नाम का डिसिप्लिन नहीं था, ना हिंदुस्तान में था ना कहीं अमेरिका में था। और जिस सोशियोलॉजिस्ट का नाम हम लोग लेते हैं, भारत के अग्रणी सोशियोलॉजिस्ट में से, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स को जिन्होंने सेटअप किया, एम.एन. श्रीनिवास, वो क्या पढ़ते थे तब वहां? तब वो सोशल फिलॉसफी पढ़ते थे। उनके भाई चाहते थे कि वो सिविल सर्विस में जाएं, उनके नंबर कुछ कम थे, तब भी उनके प्रोफेसर ए.आर. वाडिया ने मार्किंग जब किया तो उन्होंने कहा कि नहीं श्रीनिवास, आपको इससे ज्यादा अंक नहीं मिलने चाहिए। तो क्या तब हम उस तरह के विश्वविद्यालय थे जो अपने बच्चों का कुछ भी ले दे के हम नंबर बढ़ाते थे? नहीं। और अच्छे से श्रीनिवास ने लिखा है कि ए.आर. वाडिया ने मेरा नंबर नहीं बढ़ाया। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? ए.आर. वाडिया ने ही उनको रिकमेंडेशन दिया कि आप घुरिये के साथ जाके बंबई विश्वविद्यालय में पढ़िए। वहां से वो कहाँ आते हैं? वो बड़ौदा विश्वविद्यालय आते हैं। कौन उनको रिकमेंड करता है कि एक मेधावी छात्र है? डॉक्टर राधाकृष्णन को स्पॉट करते हैं, एंड देन ही ऑफ कोर्स गोज ऑन टू स्टडी अ लॉट। अभी बहुत बात समतामूलक पॉलिसीज पे होती है, रिजर्वेशंस पे होती है। आपको पता है भारत की फर्स्ट फुल वुमेन दलित प्रोफेसर कहां ट्रेन की जाती है? यूनिवर्सिटी ऑफ मैसूर में ट्रेन की जाती है। 60, 70, 80 के दशक तक हम सेलिब्रेट भी नहीं करना चाहते। ये हमारी गलती है। क्यों नहीं किया? अभी इससे पहले जो भी पार्टी वगैरह रहे, उनके नाम का कहीं चेयर है क्या? नहीं है, नहीं थी। आपके किन्हीं संभ्रांत जो घराने हैं, वो घरानेदारों में से नहीं थी। पार्वतम्मा, जिन पर मैं अभी शोधरत हूं, पार्वतम्मा की मां किसानी भी नहीं, वो एग्रीकल्चरल लेबरर थी। दावणगेर में वो से अलग, इसमें गांव में वो खेती पे काम करती थी, अच्छा पढ़ती थी बच्ची। 7 बच्ची को स्कूल के बाद माँ के साथ खेती करती थी। मिडिल स्कूल के लिए किसी और गांव में जाती। वहाँ गांव के बाहर एक घर बना दिया जाता है जहाँ माँ पार्वतम्मा की दिन में कृषि के साथ काम करती है, रात में दुकान में काम करती है, और वो पार्वतम्मा स्कूल करके और फिर उनके साथ रहती है। वहाँ से फिर जब वो महाराजा कॉलेज आती है तो उनको
जो महाराजा का एक स्कॉलरशिप था वो उनको मिलता है, और रहने के लिए क्या मिलता है, उनको एक हॉस्टल मिलता है, जो भी हम समझते हैं कि हॉस्टल मतलब एयर कंडीशन, वर्ल्ड क्लास का मतलब एयर कंडीशन। सबसे पहला उनको टीचर ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट में केवल रात में सोने का परमिशन मिलता है। इसका मतलब यह है कि पार्वतम्मा दिन में महाराजा कॉलेज हमेशा रहती हैं, और उन दिनों में ये एक ऐसा भी महीना है जो वो मलेरिया के ज्वर से कांपती हैं, लेकिन दिन में वो कॉलेज के प्रांगण में रहती है, क्योंकि यही उनको उपलब्ध है। और उसके बाद भी वहाँ से वो टॉप करके गोल्ड मेडल लेके और पार्वतम्मा हार्वर्ड जाती है। हार्वर्ड जाके उनको लगता है कि ये जो है ये बड़ों की बिरादरी है, तो कहीं वही कहानी हम मत कहें कि हमको वर्ल्ड रेस में हार्वर्ड बनना है, ये बनना है। वो वहाँ पहुँचती है, वो कहती है कि मेरे देश में जो मैंने देखा, मेरी मिट्टी में जो मुझे समस्याएं दिखी, इसकी पढ़ाई मैं यहाँ नहीं कर सकती। रैडक्लिफ कॉलेज में थी, उस स्कॉलरशिप को छोड़ के वापस आती हैं और दोबारा वो यूनिवर्सिटी ऑफ मैनचेस्टर जाती हैं, वहाँ अर्नस्ट मैक्स ग्लकमन वगैरह के साथ अपनी पीएचडी करती हैं। लेकिन आप देखिए कि जब वो हिंदुस्तान आती हैं तो एम.एन. श्रीनिवास उनके सुपरवाइज़र, लोकल सुपरवाइज़र थे। वो एक पॉलिसी के तहत आपको एक लोकल सुपरवाइज़र भी हो सकते हैं। एम.एन. श्रीनिवास की उनकी बहस होती है इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की मीटिंग्स में, जो पार्वतम्मा के कागज़ों में मैंने देखा है। ये बहस प्रखर रूप से कहाँ होती है, उस इलाके में होती है जिसको आप आज समझते हैं कि यहाँ हिंदी टू भोजपुरी और हिंदी टू मगही की डिक्शनरी बनानी है। 70 के दशक में इंडियन सोशियोलॉजिकल एसोसिएशन की मीटिंग्स पटना में होती हैं, जहां ये बहस होती है। तो क्या बात है, ये 30 साल का नफा नुकसान की राजनीति है, हमारे विश्वविद्यालयों का राजनीतिकरण है, हमारे विश्वविद्यालयों का प्रांतीकरण है। जो महामना ने विश्वविद्यालय बनाया, उनको हमने प्रांत के स्तर का अपने राजनीति का अखाड़ा बना लिया। और मैं अंत में कुछ बातें जो हैं वो महामना के भाव के उद्बोधन से मैं समाप्त करना चाहूँगी। और एक ऐसे विलक्षण गुरु, आपने भी गुरु की स्मृति में ये बातें कही, आपको सोच के ये हैरानी होगी कि तब कोई ये रिजर्वेशन पॉलिसी नहीं था कि दिव्यांग को लेक्चरर बनाना जरूरी है। अभी हम बोलते हैं ये पीएच कैटेगरी के बन गए। महामना ने बलवंतराव भट्ट जी, जिनकी सैकड़ों स्वरचित रचनाएं हैं, और चेचक ने उनके आँख की शक्ति को ले लिया। उनसे जब बातचीत की जाती थी, स्वर्गीय श्री बलवंतराव भट्ट जी स्वयं पंडित ओंकारनाथ ठाकुर जी के शिष्य थे, और उनसे जब कोई पूछता था कि आप इतनी सुंदर रचना कैसे करते हैं, तो कहते देख तो सकता था ना, स्मृति है मुझे, बहुत अच्छी स्मृति है। और उनकी एक छात्रा थी जो नाम पार्वती पे था उनका, और वो सुर देते थे, लेकिन वो जो उनकी छात्रा थी वो सितार बजाती थी। जैसे वो घुसेंगी संगीत किसी मामले पे, तो बलवंतराव भट्ट जी को सब भैया जी बुलाते थे। मैं तब छोटी थी, किन्हीं कारणों से डब्बा लेके, टिफिन लेके हमको बैठाया जाता था बाहर उन क्लासेस के। मैं देखती थी कि भैया जी शुरू होंगे, उनको भाव रंग की उपाधि दी गई थी। और भैया जी का भाव अपनी छात्रा के लिए क्या रहता था कि वो पद चाप से समझते थे, और वो कहते थे उमा भवानी रुद्राणी शिवानी सर्वमंगला। मतलब अपनी छात्रा के पद चाप में वो समझते थे कि पार्वती आ गई है, और पार्वती के पद चाप को वो उद्बोधन देके कहते थे कि आप उमा भवानी रुद्राणी शिवानी सर्व मंगला। तो सही रूप में भैया जी पंडित बलवंतराव भट्ट जी को कहा गया, उनको कहा गया कि ये वाग्यकार हैं। तो कैसी उपाधियां दी गई, भावरंग की, वाग्यकार की। आपको लगता है कि उत्तर भारत को इतना बड़ा जो एक्सपेरिमेंट हुआ एजुकेशन में, इसकी कोई स्मृति है, कोई याद है? नहीं है। इसमें विष्णु दिगंबर पलुस्कर जी के शिष्य थे, भातखंडे जी के शिष्य थे। पलुस्कर जी और भातखंडे जी ने 2 पद्धतियां बनाई थी संगीत के क्लासिफिकेशन के लिए, उन पे बहस होती थी, और इतनी तगड़ी यह बहस थी कि उस बहस में पलुस्कर जी के शिष्यों ने माना कि भातखंडे जी की पद्धति जो है वो ज्यादा साइंटिफिक है। भले ही पलुस्कर जी के छात्र वहां ज्यादा थे संख्या में पढ़ाने वाले, लेकिन ये ज्यादा मानक है। टीचर्स में कौन थे? एन राजम जी वहां आई दक्षिण से, कर्नाटिक म्यूजिक से आकर के, और पूरा का पूरा समय वहां बीतता है। तो बनारस हिंदू विश्वविद्यालय जो था ये प्रोविंशियल कैरेक्टर नहीं था। दक्षिण से, उत्तर से, महाराष्ट्र से, कहीं से भी जहां कोई शिक्षा विशारद अच्छा हो, महामना की यह नियति थी कि वो सभी यहां आए। तो ये बात जो संगीत की मैं कह रही हूं, वो इसलिए नहीं कह रही कि संगीत ही वो रास्ता है, लेकिन मेरा अनुरोध यह है कि इसको भी भूलिए मत
क्योंकि संगीत वास्तव में हमारे दर्शन का, हमारे विज्ञान का, हमारी जो धरोहर थी उसका एक उच्च स्तरीय परिचायक तो अवश्य था। एक भारतीय व्यवस्था शिक्षा की यदि बनानी है तो उसकी सोच जो है वो उच्च स्तरीय होनी चाहिए, और उसकी सोच में कहीं भी हमें कोई कॉन्फिडेंस की कमी नहीं होनी चाहिए कि हमारे पास ऐसे उदाहरण नहीं थे। हमको उतना ही स्वीकार्य है, अगर अमेरिका में कुछ अच्छा करता है तो हमें वो भी स्वीकार्य है, ऑस्ट्रेलिया करता है वो भी स्वीकार्य है, आप इंग्लैंड में करते हैं हमें वो भी स्वीकार्य है, लेकिन हमको अपने वाले से बैर खास नहीं है। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी सोच को आपको समर्पित करती हूँ, और मुझे ये आशा है कि कुछ तो हम सोच पाएंगे इसके बाद कि हमारी अपनी शैक्षणिक व्यवस्था कैसे हो और किन सिद्धांतों पे हमको नई शिक्षा नीति पे आगे जाना है। तो आज का मेरा ये जो सोच है वो महावाक्वाणी को समर्पित है। ये श्रीयुत दिवस है, आश्विन का दिन है, और आप सभी जानते हैं कि नवरात्रि का ये पहला दिन है। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद, और एक सम्माननीय तरीके से मैं आपसे फिर से अनुरोध करती हूँ कि अपने सोच की ज्योति आप जरूर जगाए रखिए। धन्यवाद।